लाजवाब क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को अटेंड करे, आंसर देवे और अपना मूल्यांकन करे और उत्तर देखें। थैंक यू। चलते हैं इस सीरीज की ओर। पहला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। बाल विकास है, अध्यापक का विकास करना है, अभिभावकों का विकास है, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है? बाल विकास का अध्ययन करना है। ठीक है, बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। व्यापक है, संकुचित है, अनंत है, या फिर असीमित है। तो प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। कैसा है? व्यापक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है प्यारे साथियों क्या? शिक्षक होता है, बालक होता है, शिक्षण प्रक्रिया होती है, फिर विद्यालय होता है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन होता है? ऑप्शन बी यानी बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, बात करते हैं प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन की। विद्यालय के समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? ये क्या कारण है? अंग्रेजी होती है, विज्ञान होती है, मैथ होती है ना, इसका जो पीरियड है वो पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर, ऑप्शन बी है बालक के रुचि के आधार पर, या फिर ऑप्शन सी है बालक की योग्यता के आधार पर, या फिर ऑप्शन डी है बालक की क्षमता के आधार पर। तो प्यारे साथियों, इन कठिन विषयों को पहले रखने की जो कारण है वो है मनोविज्ञान के आधार पर इन्हें पहले रखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी कोई सीखता है तो शुरुआती दौर में उसमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे वो स्लो होता जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग बच्चे जाते हैं तो तरोताज़ा माइंड से जाते हैं, तो उन चीज़ों को उनका अधिगम जल्दी कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है रीड 2011 लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्किनर ने कहा है, रायवर्थ ने कहा है, जे.एस. मैकेंजी ने कहा है, फिर डेकार्ट ने कहा है। तो ऑप्शन आपका जो प्यारे साथियों ऑप्शन ए होगा। स्किनर का ये कथन है, क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ये किसने कहा है? स्किंदर मोदी ने कहा है। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है ना? विषय केंद्रित शिक्षा लाना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा लाना, क्रिया केंद्रित शिक्षा लाना, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा लाना। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा लाना मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बात करते साथ ही उसकी पीडीएफ आपको टारगेट टेट एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टारगेट टेट एग्जाम सर्च कर लें या फिर ईगल स्टडी पावर सर्च कर लें, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो परिभाषाएं होती है ना, भले ही आपको याद ना हो, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा याद कर ले, पर ये परिभाषा अपने आप में जिस चीज़ की परिभाषा बताती है उसकी विशेषता बताती है, उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। ठीक है ना? तो विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा सामान्यगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। यह कथन किसका है? हर्लो का है, टेलर का है, हेडफील्ड का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं है? तो प्यारे साथियों, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो कथन है ये हर्लो का है। किसका है? हर्लो का है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथियों, ये बोल रहा है बालक के संदर्भ में वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि शब्द यानी ग्रोथ शब्द है, उसका यूज कब करते हैं? शरीर में वृद्धि में करते हैं, आकार में वृद्धि हुई उसकी वजह से करते हैं, भार में वृद्धि हुई है उसकी वजह से करते हैं, या फिर इन सभी की वजह से हम ग्रोथ शब्द का प्रयोग करते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वृद्धि को हम जोड़ते हैं शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास में आकार में वृद्धि हुई है, भार में वृद्धि हुई, शरीर में वृद्धि हुई है, तो ये सभी शारीरिक विकास ही है। ठीक है ना? तो ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यह परिभाषा है किसकी है?
क्या कहा है कि परिवर्तन की वह श्रृंखला जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, ठीक है ना, उसका अध्ययन हम करते हैं तो वह विकास कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? टेलर, मुनरो, गैशियल, मेयर। तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुनरो की यह परिभाषा किसकी है? मुनरो ने यह परिभाषा दी है विकास की। ओके, बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। प्यारे साथियों निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? लेवल 2 का क्वेश्चन है 2011 का। विकास के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? विकास अंत्यक्रिया का फल है। बिल्कुल प्यारे साथियों अंत्यक्रिया का फल है विकास, ठीक है। और ऑप्शन बी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। बिल्कुल है, एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। बिल्कुल एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अंत्यक्रिया का फल होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नहीं प्यारे साथियों, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो विकास होता है ना वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ओके, बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया आरंभ होती है सिर से, पैर से, धड़ से, हाथ से। तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह है सेफेलोकॉर्डियल। क्या है? सेफेलोकॉर्डियल मस्तकाधुमी यानी मस्तिष्क से, और सिफेलोकॉर्डियल ने सिर से, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बात करते हैं प्यारे साथियों 12वें नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन बोल रहा है वृद्धि और विकास शब्द है क्या है जी? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों समानार्थी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों आपको बता दूं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब ये होता है कि ये इसके बिना अधूरा है, ये इसके बिना अधूरा है। जब दोनों मिल जाए तो पूरा काम हो जाता है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक आप इस चीज़ को समझ पाइए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो पूरक कोण कौन से होते हैं? पूरक कोण तो वो होते हैं जिनका योग 90 हो जाए, और संपूरक वो होते हैं जिनका जो योग होता है ना वो 180 हो जाए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से पूरक वही होते हैं जो एक दूसरे के आप साथ में मिलकर उसको पूर्ण बना देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। विकास चिंतन का मूल है। यह एक क्रिया है, बहिर्मुखी है, द्विमुखी है, चतुर्मुखी है, फिर इनमें से कोई नहीं है। विकास चिंतन का मूल है। यह है एक क्रिया। कैसी क्रिया है? तो ये एक बहिर्मुखी क्रिया। कैसी? बहिर्मुखी क्रिया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बाल विकास एवं विकास मनोविज्ञान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर्लोक हैं, रूसो हैं, पावलोव है, जेम्स ड्रावर है। तो प्यारे साथियों बाल विकास पर श्रीमती हर्लोक ने बहुत ही लाजवाब कार्य किया, ठीक है। तो उनकी एक पुस्तक है बाल विकास एवं विकास मनोविज्ञान। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। बात करते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन बोल रहा है बाल विकास के जीवन शास्त्रीय अध्ययन का आरंभ किसने किया? बाल विकास के जीवन शास्त्रीय अध्ययन का आरंभ किसने किया? मेंडल ने किया, डार्विन ने किया, वॉटसन ने किया, या फिर टेडमैन ने किया? तो ऑप्शन जो बी है डार्विन ने किया था। जीव शास्त्रीय अध्ययन आरंभ किसने किया था? डार्विन ने किया। तो ऑप्शन बी प्यारे साथियों बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आप इसके छोटे छोटे वन लाइनर नोट्स भी बना सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन या लेवल 1 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के कुछ प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये बात सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत विशेषताओं का विकास करना है, ठीक है ना, कामना नहीं है। और ऑप्शन सी है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ये ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए सही होगा क्योंकि हमें पूछा गया विकास का संबंध सही नहीं है, तो ये सही नहीं, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी है
प्रारंभिक विकास बाद के विकास में अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल सही है, ये वही बात बोल रहा है कि एक पत्थर पर हम 100 हथौड़े मारते हैं और 100वें हथौड़े की मार से वो टूटता है, तो उसका पहले और दूसरी और तीसरी जो मार होती है उसका भी उस पर असर रहता है, तभी वह 100वें मार पर टूट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से विकास प्रारंभिक विकास है बाद के विकास में भी सहायक होता है। ऑप्शन डी भी हमारा सही है, बट ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बोल रहा है यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, बिल्कुल कतई समान नहीं होते, किंतु सामान्य बातों में विकास का क्रम समान होता है। ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, सिफेलोकोडल होता है जिस प्रकार से। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी। यह कथन किसका है? गैसेल का है, हार्लो का है, सोरेन का है, फिर स्केंदर का है? तो पहले साथियों ये गैसेल का कथन है। किसका? गैसेल का कथन है कि दो व्यक्ति समान तो नहीं होते पर उनकी सामान्य बातों में विकास का क्रम समान होता है। ठीक है ना, तो जो विकास का क्रम है वो कहाँ से चलता है? सिर से शुरू होता है, ये सभी का एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, बात करते हैं पहले साथियों 18 नंबर क्वेश्चन की, और 18 नंबर क्वेश्चन है मानव के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पूर्व हो जाती है, जन्म के बाद होती है, बाल्यावस्था में होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। तो पहले साथियों जो मानव के विकास होता है ना उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है कब? जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि विकास के अधिगम सिद्धांत बल देता है, किस पर बल देता है? विकास का जो अधिगम सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? ठीक है ना, तो बालक की आधारभूत विशेषताओं पर बल देता है, या बालक के सीखने की क्षमता के विकास पर बल देता है, या फिर इन दोनों पर बल देता है, फिर इनमें से कोई नहीं? देखो अधिगम है ना, विकास के अधिगम सिद्धांत किस पर बल देता है? इन दोनों बातों पर बल देता है कि बच्चे की जो सीखने की आवश्यकता है वो क्या क्या आधारभूत आवश्यकता क्या है, और सीखने की क्षमता का विकास किस प्रकार से होता है, इन दोनों पर भी क्या देता है? बल देता है। इसलिए ऑप्शन जो सी है तेरे से तो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जीन पियाजे ने विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का किया था, या फिर सामाजिकता के सिद्धांत का किया था, या फिर ज्ञानात्मक सिद्धांत का किया, फिर भावात्मक? तो पहले से इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन सी है ना हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था जीन पियाजे ने। फिर इससे हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक, बस क्या कह सकते हैं? संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक, एक ही बात है, कन्फ्यूज ना हो मेरे साथियों, ये शब्दों का ही फेरबदल होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। यूपी टेट का क्वेश्चन है 2014 का, कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन पर बल दिया जाता है, या फिर इन सभी पर बल दिया जाता है? तो इन सभी का ध्यान रखते हुए बाल विकास के क्रम को पढ़ा जाता है। पहले साथियों ऑप्शन जो डी है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है ये तो। सतत विकास का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, और विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। नए पैर से तो पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है, और उसके बाद में जब वो सामान्य क्रिया करते करते मंझ जाता है, ढल जाता है, तो फिर धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता जाता है उसका विकास। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है हमारा बिल्कुल राइट हो चुका है, क्योंकि हमें ये पूछा गया कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है, ये उसके विपरीत बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि बालक के विकास पर निम्न में से किस कारक का सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? बालक के विकास पर निम्न में से किस कारक का सबसे अधिक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि का पड़ता है, पोषण का पड़ता है, प्रजाति का पड़ता है, या फिर संस्कृति का पड़ता है? तो पहले साथियों बालक के विकास पर निम्न में से किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट होगा हमारे दोस्तों 1 मिनट। तो पहले साथियों बुद्धि का ना प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं पहले साथियों 25 नंबर क्वेश्चन की। रोज के अनुसार
बालक के विकास की अवस्थाएं होती है। तो पहले साथियों रोज के अनुसार बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 होती है, 5 होती है, 3 होती है, 6 होती है। तो साथियों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल एक करेक्ट है, ठीक ना। कितनी होती है? 4 ही तो होती है, ठीक है ना। बात करते हैं साथियों कौन कौन सी होती है 4, बता सकते हो आप? गर्भावस्था, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, उसकी किशोर अवस्था। ओके। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जीवन के पहले 4-5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये इंपॉर्टेंट कथन किसका है? फ्रोबेल का है, फ्राइड का है, स्किनर का है, हैरीमैन का है। जीवन के पहले 4-5 वर्षों में ही बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, ये कथन है प्यारे साथियों ऑप्शन जो हमारा बी होगा, फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था? फ्राइड का कथन है। किसका है? फ्राइड का। प्यारे साथियों ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, शेष अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, यह में पूछा गया है। लेवल 2 का क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है ना। शेष अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल शेष अवस्था में बालक में शारीरिक तीव्र गति से होता है, सही है। दूसरों पर निर्भरता रहती है, बच्चा अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है ना। नैतिकता का होना, क्या ये उसकी विशेषता है? नहीं। मानसिक विकास में तीव्रता, ये भी उसकी विशेषता है, पर उसमें नैतिकता नहीं होती, बालक नैतिक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके। नहीं तो सामाजिक होता है, नहीं असामाजिक होता है, बालक गैर सामाजिक होता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि सामाजिकता क्या होती है, असामाजिकता क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि शेष अवस्था में बालक के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है, संकुचित होती है, विस्तृत होती है, सामान्य होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों शेष अवस्था में बालक के जो बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है ना, वो विस्तृत होती है। क्या होती है? व्यापक होती है, विस्तृत होती है, ठीक है ना। ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, नाड़ी प्रणाली का विकास संबंधित है, किससे संबंधित है? नाड़ी प्रणाली का विकास शारीरिक विकास से है क्या, या फिर संवेगात्मक विकास से है, या फिर बौद्धिक विकास से है, या फिर ये उपरोक्त सभी है? तो प्यारे साथियों जो नाड़ी प्रणाली का विकास है वो शारीरिक विकास से संबंधित, किसी शारीरिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, शैशव काल में गामक विकास की क्रियाएं दिखाई देती है, मतलब कितनी क्रियाएं दिखाई देती है शैशव काल में गामक विकास की, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, मतलब 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो प्यारे साथियों शैशव काल में क्या होती है, जो गामक विकास की क्रियाएं होती है ना, वो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। आप कमेंट करके मुझे कोई बता सकते हैं कि 3 ये होती है? मैं आपको बता देता हूँ प्यारे साथियों, शारीरिक अंगों में समन्वय, ठीक है ना, और स्नायु तंत्र वाली, और एक मांसपेशियों में गति वाली, ये क्या होती है? ये तीनों जो गामक विकास की क्रियाएं दिखाई देती है शैशव काल में, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके। बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है, शैशवावस्था में गामक क्रियाओं के विकास के रूप में विकास महत्वपूर्ण है, सॉरी शैशवावस्था में गामक क्रियाओं के विकास के रूप में महत्वपूर्ण है। क्या है? खाने पीने की क्रिया महत्वपूर्ण है, लिखने की क्रिया महत्वपूर्ण है, चलने फिरने की क्रिया महत्वपूर्ण है, या फिर ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? तो शैशव काल में ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। खाने पीने की क्रिया, जब बच्चा खाता है तो कभी इधर है ना कोई चीज़ इधर चली जाती है, वो उसका मुंह भर जाता है ना, गंदा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके विकास की क्रिया हो रही है, वो समन्वय नहीं बैठा पा रहा, तो धीरे धीरे समन्वय जो क्रिया होती है ना उसका विकास महत्वपूर्ण होता है। लिखने में वो जो लिखता है तो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अभी हाथों की अंगुलियाँ और जो लिखने की वो नज़रों का जो है ना समन्वय नहीं बना बैठा पा रहा है, इस वजह से ये क्रिया विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही पेश साथियों, ठीक है। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित विकास से है ना। ये है क्या? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, और शक्ति और गति। तो प्यारे साथियों बात आती है ये है ना गामक विकास की क्रियाएं, ये शक्ति और गति की बात होती है। किसकी? शक्ति और गति की बात की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक ने बालक के किस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा है ना। मानव विकास का अनोखा काल शेष अवस्था का है, बाल्यावस्था का है, या फिर किशोरावस्था का है, या फिर प्रौढ़ावस्था को कहा है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
बाल्यावस्था को कहा है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्यारे साथियों, बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, आकर्षक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। कैसे होता है? बहिर्मुखी होता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। अध्ययन की दृष्टि से बाल्यावस्था को कितने स्तरों में विभाजित किया जाता है? अध्ययन की दृष्टि से तो आप सभी इस बात को जानते हैं कि इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है ना, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ओके, ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मेरे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने साथियों के साथ इस चैनल को साझा जरूर करें मित्रों। ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख संवेगात्मक अनुक्रियाएं हैं? भय, क्रोध, ईर्ष्या या फिर ऑप्शन डी सभी। तो प्यारे साथियों, बाल्यावस्था की प्रमुख संवेगात्मक विशेषताएं जो अनुक्रिया ना, ये तो है तीनों। ठीक है ना। बच्चा डरता है, क्रोध भी करता है और ईर्ष्या भी करने लग जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था में होता है, यह कथन किसका है? तो विलियम स्लोन का है, जीन पियाजे का है, गैशेल का है, फिर ब्रिजेज का है। बाल्यावस्था में बालक चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था में होता है, तो जीन पियाजे का कथन किसका है? ये जीन पियाजे का कथन है। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। इस अवस्था को मिथ्य परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शेष अवस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, या फिर किशोरावस्था को कहा जाता है, या फिर प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। मिथ्य परिपक्वता क्या होती है? ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाता है। बाल्यावस्था के काल को क्या कहा जाता है? मिथ्य परिपक्वता, क्योंकि उसमें परिपक्वता होती नहीं है, बट ये समझता है बच्चा सबसे होशियार मैं ही हूँ, सबसे समझदार मैं ही हूँ, सबसे अच्छा मैं ही कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि उसमें उपलब्धि अभी प्रेरणा बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन जो बी है ना, वो बिल्कुल सही है। देखो, आपने देखा कि बच्चा क्या कहता है, ये तो मैं ये कर लूँगा, अरे आपसे नहीं होगा, मुझे तो मैं कर लूँगा। तो बच्चे में क्या होती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा बहुत जाता है। किसी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति है ना बहुत प्रबल होती है ना, तो उसे कहा जाता है उपलब्धि अभिप्रेरणा। और इस काल का क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। किस आयु में सामान्य बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना आरंभ कर देता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 1 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 6 से 8 वर्ष और फिर 8 से 10 वर्ष। तो प्यारे साथियों, जो 4 से 5 वर्ष के बालक होते हैं ना, वो वर्ण और अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आप थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर सही दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखो एक शानदार लेवल वाला क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, ये अवस्था है। अमूर्तता की अपेक्षा, अमूर्त चीज़ों की अपेक्षा क्या कहते हैं? मूर्त अनुभव और प्रति होता है ना सामने, उसको है ना, उनसे वो ज़्यादा सीखता है। ये कौन सी अवस्था है प्यारे साथियों? ठीक है ना। 2 से 7 वाली है, 7 से 12 वाली है, 12 से वैश्विक अवस्था है, फिर जन्म से 12 अवस्था तक की अवस्था है। तो जो 7 से 12 अवस्था की अवस्था होती है ना, उसमें बच्चा ना मूर्त चीज़ों से ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। ठीक है, बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास है? समूह सदस्यता, सामाजिकता का गुण, या फिर नेतृत्व की भावना, या फिर ऑप्शन डी बिल्कुल सभी आ जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाती है। ये किसकी विशेषताएं हैं? बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। बालकों के विकास की क्रिया किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है? बालक के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, बाल्यावस्था कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। तो इस आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। किशोरावस्था को, है ना, बाल विकास की सबसे कठिन अवस्था माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक के जीवन की आधार अवस्था ही, ये बात बिल्कुल सही, आधार अवस्था ही है, क्योंकि भावी जीवन का निर्माण भी इस पर होता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो दोनों ही है वही तो सही है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं? कौन सी है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं? सामूहिकता की भावना, एकत्व की भावना,
अकेलेपन की भावना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है हमारे बिल्कुल राइट है ना। बच्चा समूह में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है अपने साथियों के साथ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है ना, ये हम ऐसे लिखते हैं तो अच्छा लिखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। किस अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, व्यवसाय की समस्या पर, नई परिस्थितियों का साथ समायोजन करने में, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं किशोर अवस्था में अगर संवेगों की अगर तीव्रता होती है तो इन सभी से प्रकट होती है। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बालक के किस अवस्था में सामान्यतया बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है? बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, ये पूछा गया है प्यारे साथियों, है ना। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था, या फिर ए और बी दोनों। तो प्यारे साथियों ऑप्शन जो डी है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बालक के किस अवस्था में सामान्यतः बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है? तो इन दोनों के मध्य का जो काल होता है वहाँ तक बुद्धि का विकास हो जाता है। ठीक है ना, बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। किशोरावस्था के सामाजिक विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? मानसिक विकास का पड़ता है, शारीरिक विकास का पड़ता है, संवेगात्मक विकास का पड़ता है, या फिर बौद्धिक विकास का पड़ता है? किस अवस्था के सामाजिक विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, शारीरिक विकास का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, जीन्स के अलावा, जो जीन्स होते हैं ना, है ना, जीन्स के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, ये किसने कहा था? ठीक है ना, तो वुडवर्थ का है, बोरिंग का है, डगलस का है, फिर स्किनर का है। तो प्यारे साथियों बोरिंग का ये कथन है ना, बोरिंग मोदी ने यह कहा है कि जीन्स के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वातावरण है। ठीक है ना, बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की, कि बालक के जीवन की जो नींव होती है वो क्या मित्र होती है, समाज होती है, परिवार होती है, वातावरण होती है? तो ऑप्शन जो थर्ड है परिवार होती है। क्या होती है? परिवार होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 50 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपका आज का ये है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो ऑप्शन जो डी है प्यारे साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आज हमने इसमें किया बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन के बारे में चर्चा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने साथियों के साथ इसे साझा जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।